अपने आदरणीय और प्रिय आत्मीयजनों, ऑडियंस के लिए मैं विगत 4-5 महीने से अलग अलग विषयों पर छोटे छोटे वीडियो को कहानियों के साथ डालता रहा, आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहा। आपकी प्रतिक्रियाएं भी मिलती रही, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता रहा। आज मैं एक विशेष मुद्दे को लेकर इस बात को आज के दिन अपनी बात तो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, जिसका संबंध अभी हाल ही में 4 दिन पहले BCCL के उटकी बिहारी क्षेत्र के अंतर्गत कमांड एरिया में आने वाले केंदुआडीह में गैस रिसाव से होने वाली त्रासदी से है संबंध। मनुष्य विकास का सारथी है, उसे विकास तो करना ही होगा। जब धनबाद में कुछ नहीं था, जब जंगल था, केवल जंगल ही जंगल था, तो कहीं गैस नहीं स्राव होता था, कहीं धुआं नहीं निकलता था, कहीं कोई त्रासदी नहीं थी, प्रकृति बैलेंस थी। हमने विकास के लिए प्रकृति को अनबैलेंस करने की कोशिश की, और जो स्वाभाविक था, जो होना भी था, जरूरी था, मनुष्य ने कोयले को खोजा और कोयला उद्योग चालू हुआ। कोयला से बहुत विकास हुआ, देश को बड़ी तरक्की हुई, होना भी चाहिए। लेकिन कोयले का स्वभाव है, उसके केमिकल रिएक्शंस, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज है कि जहाँ भी उसे गर्मी मिलेगी, अपने इग्निशन टेम्परेचर को प्राप्त करेगा, चाहे कारण जो भी हो, चाहे वो दबाव हो या ताप हो, तो उस गैस का उत्सर्जन होगा, आग भी लगेगी। और गैस चूंकि फैलता है गर्मी के कारण, उसे कहीं जाने का रास्ता तो नहीं है, तो निश्चित रूप से वह जमीन के बाहर आएगा, स्वाह होगा, उत्सर्जन होगा। और इसी प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत जमीन से हमारे कोयला क्षेत्र रानीगंज झरिया में गैस निकलता है। गैस जहरीली होती है, उसका कारण हम विश्लेषण करने की स्थिति में भी नहीं है। हम लोग उस मुद्दे पर आना चाहते हैं जिस पर घटना घटी है। हमारे कोयला झरिया और रानीगंज कोलफील्ड में आग, भूमिगत आग 1916 में प्रथम बार दिखाई दिया, जब अंग्रेज सरकार ने इसे अपने सर्वे में पाया। तब से लेकर लगभग 100 साल से आग इस क्षेत्र में जल रहा है, भूमि के अंदर कोयला जल रहा है, स्वाभाविक रूप से गैस उत्पन्न हो रहा है, और वह गैस कहीं नहीं जा सकता है, केवल धरती से बाहर आएगा, जमीन को फाड़कर उसमें आसपास में रहने वाले लोगों के लिए और इन्वायरमेंट के लिए वह क्षतिकारक है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बहुत सारे प्रयास किए गए कंपनी स्तर पर, भारत सरकार के माध्यम से भी बहुत ही सराहनीय प्रयास हुए, और इस क्रम में भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना लोगों के पुनर्स्थापन, पुनर्विस्थापन और रिहेबिलिटेशन को लेके झरिया मास्टर प्लान दिया, जिस पर काम हो रहा है। BCCL ने बहुत ही प्रशंसनीय काम भी किया है। लोगों को बसाया गया है बेलगड़िया टाउनशिप में, और यह प्रक्रिया जारी है, चलती रहेगी, लंबी प्रक्रिया है। लेकिन जिस मुद्दे पर मैं बात करना चाह रहा हूं, वह एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। जिसके पांव न पाटे बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। और जब आप वह जूता पहनते हैं जिसपे कील निकला हुआ हो, तो आपके पैर में जब गड़ता है तब उसका दर्द महसूस होता है। हमारे स्टेक होल्डर्स, चाहे जो भी हैं, रैयत हैं या आसपास में रहने वाले, काम करने वाले लोग सैकड़ों साल से रह रहे हैं धनबाद के क्षेत्र में, निश्चित रूप से उनको इस प्राकृतिक अनबैलेंस का, कोयला उद्योग के बढ़ते जाने से जो प्रकृति अनबैलेंस हुई, निश्चित रूप से उसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हम उसका कुछ निदान नहीं खोज सकते हैं, लेकिन एक व्यवस्था कर सकते हैं। सरकार ने की है, कंपनी ने की है, सब कुछ किया है, उस पर एक हमेशा रखा जाए नियंत्रण कि लोगों को कम से कम क्षति हो सके। झरिया मास्टर प्लान के तहत ये काम किया गया,
आग को बुझाने का काम किया गया, और जहां जहां कुछ अनियमितताएं हुई, चाहे प्रकृति अनबैलेंस हुआ, उसको दबाने के लिए कोशिश किया गया। यह कब होगा? प्रकृति अपना काम तो कर रही है, कंपनी ने अपना काम कर दिया, भारत सरकार ने योजना दे दिया, लेकिन क्रियान्वयन कौन करेगा? क्रियान्वयन करेगा जो उसके कस्टोडियन हैं। वो आदि कस्टोडियन है कौन? हमारा मान लिया बीसीसीएल है, 12 एरिया में बटा हुआ है, तो 12 एरिया के 12 जनरल मैनेजर है, महाप्रबंधक है, उप महाप्रबंधक है, और मनुष्य माइंस की सुरक्षा के लिए, माइंस के आसपास की सुरक्षा के लिए परियोजना पदाधिकारी और सेफ्टी सुरक्षा पदाधिकारी, ये 4 बड़े ही सेंसिटिव संवेदनशील पद है जिनका माइंस प्रीमाइसेस में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वहां रहेंगे तो उन्हें उस पीड़ा को महसूस करना ही पड़ेगा। लेकिन यदि वो माइंस प्रीमाइसेस से बाहर रहते हैं तो उस पीड़ा का अनुभव में कम होगा। यह मानव स्वभाव है कि जब हम जहाँ रहते हैं, जब फेस करते हैं, हमारे ऊपर जब विपत्ति आती है, हमारे ऊपर जब परेशानी आती है, तो हम समझते हैं, उसका निदान खोजते हैं। मैं भी कोल इंडिया में था, 32 साल तक काम किया, और मैंने देखा है पहले के महाप्रबंधक, उप प्रबंधक, सेफ्टी अफसर और प्रोजेक्ट अफसर कभी भी माइंस प्रीमाइसेस से बाहर नहीं रहते थे। ऐसा कोई माइंस एक्ट में रूल नहीं है, फिर भी एक थंब रूल तो है ही कि माइंस की प्रीमाइसेस में रहना जरूरी है, ताकि वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही कंजेनियल है, और रहना भी चाहिए, ताकि हम आंख से देख सकेंगे, हम उसको फेस करेंगे, तो निश्चित रूप से उस पर हम काम करेंगे। बहरहाल स्थिति ऐसी है कि मोर देन 60% जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर और प्रोजेक्ट ऑफिसर, सेफ्टी अफसर अपने माइंस प्रीमाइसेस से बाहर धनबाद में अपने निजी घरों में रहते हैं। रहे, कोई बात नहीं है। तो निश्चित रूप से, प्राकृतिक रूप से यदि आप बाहर रह रहे हैं तो उसके पीड़ा को आप अनुभव कम करेंगे। आप दिन में आए, फिर काम किए, चले गए, बाकी रात तो आपका बढ़िया गुजरा, बाकी समय तो बिजी गुजरा। दिन में आप आते हैं तो बड़ी सुविधा है, रूम में एसी भी लगा हुआ है, प्रीमाइसेस में रहने के बाद भी आपको ये पता नहीं चलेगा कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर की दुनिया में कितनी पीड़ा है, कितने लोग सफर कर रहे हैं। बहरहाल अभी की स्थिति के लिए पुटकी बलियारी क्षेत्र, जहाँ जिसके कमांड एरिया में आता है केंदुआडी, जहाँ गैस रिसाव हुआ है, जाने जा रही है। आखिर ये कैसे नहीं पता चला? स्थिति ऐसी क्या आ गई अचानक कि वहां के जनरल मैनेजर को सस्पेंड करना पड़ा भारत सरकार के निर्देशानुसार। इस पर कोई किसी तरह की टिप्पणी करना किसी के लिए उचित नहीं है, न करना चाहिए। जो प्रक्रिया है चल रही है। लेकिन मेरा ये कहना, एक बेसिक स्वाभाविक प्रश्न है यहाँ, जिसके बारे में मैंने कहा कि जनरल मैनेजर, एजीएम, प्रोजेक्ट ऑफिसर और सेफ्टी अफसर अगर वहाँ होते तो उन्हें, जब उनके परिवार को भी उनको उस त्रासदी का, उस गैस का सामना करना पड़ता, निश्चित से उनका ध्यान ज़्यादा जाता। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड जो हमारे ऊपर काम करता है, जो तर्क, वह काम उस पर करता। निश्चित रूप से उधर ध्यान कम जाएगा जब हम जहाँ नहीं रहते हैं। अभी इस क्रम में मैंने कोल इंडिया चेयरमैन को 6-7-8 महीना पहले से लिखा कि बीसीसीएल में पदाधिकारी अनधिकृत रूप से गाड़ियों का, वाहन का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसके पीछे यह एक बहुत बड़ा कारण है कि ये महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक या प्रोजेक्ट ऑफिसर या सेफ्टी अफसर अपने मैनिंग प्रीमाइसेस से बाहर जाके धनबाद में रहते हैं। निश्चित रूप से उनको गाड़ी चाहिए, और कंपनी गाड़ी, जिसके लिए वो अधिकारी नहीं है। कोल इंडिया का सर्कुलर है, कोल इंडिया के 43rd CMD's मीट में जो जून 2010 में आया था, उसमें निर्णय लिया गया था कोई भी आदमी बोर्ड लेवल से नीचे के कोई भी अधिकारी गाड़ी के अधिकारी नहीं होंगे। कहानी बड़ी लंबी है, इसके संबंध में मैंने कोल इंडिया चेयरमैन को लिखा है, मंत्रालय को भी दिया, कोयला मंत्रालय को, केंद्रीय सतर्कता विभाग को दिया, कोयला मंत्रालय सतर्कता विभाग से वो कंप्लेन फॉरवर्ड होकर आके सीबीओ बीसीसीएल के पास आ गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई है इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मेरा कहना बेसिक ये है कि जो त्रासदी हुई है उसका दर्द
तो पूरी जनता को, हम भी जनता है, आप भी जनता है, सभी लोग झेल रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में भी मैं कंपनी के प्रबंधन से निवेदन करूंगा कि कम से कम हमारे जो ये 4 सेंसिटिव पद वाले लोग हैं, इनको निर्देश दिया जाए कि वो माइनिंग प्रीमाइसेस में रहे, ताकि वो वहाँ के दर्द को महसूस करें, स्टेक होल्डर्स की समस्या को समझे, वहाँ से होने वाले गैस रिसाव को देखें, वहाँ से होने वाले जो भी कठिनाइयाँ हैं उन कठिनाइयों का सामना जब उन्हें करना पड़ेगा तब उधर से ध्यान जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही, फिर आने वाले दिनों में मैं इस पर और भी बातें करूँगा। आज के लिए बस यही, बहुत नमस्कार। मैं अपने स्टेक होल्डर से, मैं अपने ऑडियंस से ये निवेदन करूँगा कि मेरे विचार से यदि उनकी असहमति हो तो अभी लिखें, और सहमति है तो लाइक करें, बताएं, कमेंट बॉक्स में ये लिखें कि मेरी राय सही है, और अपनी राय देने की कोशिश करें, प्रयास करें। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, जोहार।